स्फेरिकल मिरर के इस क्वेश्चन में हमें दिया है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, यानी m का वैल्यू हम +b3 ले सकते हैं, -b3 ले सकते हैं। अगर +3 लेते हैं तो f अपॉन f माइनस यू, यानी कि -30 -30 माइनस यू, इसे सॉल्व करेंगे। और अगर m का वैल्यू -3 लेते हैं तो f अपॉन f माइनस यू, -30 -30 माइनस यू, इसे सॉल्व करेंगे। तो -3 के केस में हमारा जो u आएगा वो आएगा -40 सेंटीमीटर, और यहाँ हमें सॉल्व करने पर u बराबर मिलेगा -20 सेंटीमीटर। तो दो पोजीशंस पॉसिबल है जिनके लिए दो मैग्निफिकेशन होंगे, या तो इन्वर्टेड या इरेक्ट। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो सन है वो सबटेंड करता है एंगल थीटा रेडियन एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो हमसे पूछा है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द मिरर क्या होगा। तो देखिए सन का जो डिस्टेंस है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, यानी पोजीशन ऑफ सन हम लेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो हमें v बराबर मिलेगा -f, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पर। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं a डैश b डैश जो है वो बेसिकली हमारी इमेज है। ठीक है, अब हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ आर्क का काम कौन करेगा, हाइट ऑफ इमेज, और रेडियस का काम कौन करेगा, फोकल लेंथ। यानी कि डायामीटर जो कि इमेज है उसका डायामीटर डिवाइडेड बाय f बराबर क्या होगा, थीटा। तो हमें यहाँ से डायामीटर ऑफ इमेज क्या मिल जाएगा, f इंटू थीटा। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है 50 सेंटीमीटर पर, प्लेन मिरर को लगाया है जो कि लोअर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को कवर कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर। इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू मिरर्स। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्वेश्चन में ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और इसके आधे के सामने आपने क्या रखा है, यहाँ पे अपना प्लेन मिरर रखा है। ऑब्जेक्ट यहाँ है जिसका मिरर से डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और जो आपका प्लेन मिरर है उसको आपने 30 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट से। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट से तो मिरर इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, 30 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50। तो ये जो 30 डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमें क्या बता रहा है, देखिए ये टोटल 50 था, ये 30, तो बचा हुआ कितना हुआ, 20। 30 में से 20 गया तो क्या बचा, 10। यानी हमारी जो इमेज बन रही है इस प्लेन मिरर के कारण वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन में कहा है कि पैरेलैक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों इमेजेस कोइंसाइड करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए पोजीशन ऑफ इमेज है -50, पोजीशन ऑफ इमेज है +10। क्यों, क्योंकि मिरर जो प्लेन मिरर है वो अपनी इमेज जहां बना रहा है, कॉन्वेक्स मिरर को भी अपनी इमेज वहीं बनानी होगी। तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f लगाएंगे। यहाँ पे 1/10 प्लस 1/-50 1/f। सॉल्व करने पर f मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डबल होता है आपकी फोकल लेंथ का। फिर हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड पूछा है, यानी कि मॉड ऑफ v/u पूछा है, हमसे इन्वर्टेड और इरेक्ट नहीं पूछा। तो हम यहाँ पे v/u करेंगे 10/50, तो ये कितना आएगा, 1/5। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन में जैसे कि आप कहते हैं कि आपकी लाइट सरफेस से टकराने के बाद वापस लौटती है, और उसके लौटने के जो रूल्स थे वो हमने देखे और सरफेसेस अलग अलग देखी जिनसे वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो रे है वो मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी बाउंड्री से टकराने के बाद वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो डेफिनेटली हम सेम मीडियम में वापस नहीं ला रहे हैं, हम उसको दूसरे मीडियम में भेज रहे हैं। तो दूसरे मीडियम में जब भेजेंगे तो हमें डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो है उनको फॉलो करना होगा।
दोनों मीडियम्स में डिफरेंस किस बात का होता है? डिफरेंस होता है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी का। ऑप्टिकल डेंसिटी में किसी मीडियम को रेयरर और किसी मीडियम को डेंसर कहा जाता है। जनरली एयर और वैक्यूम को सबसे रेयरर मीडियम माना जाता है, बाकी सभी मीडियम जैसे कि वाटर, ग्लास, इन सबको डेंसर मीडियम माना जाता है। और रिफ्रैक्शन में आपकी लाइट कैसा बिहेव करेगी दूसरे मीडियम में जाके, ये स्नेल्स लॉ से गवर्न होता है। तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमिनन है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो है वो चेंज होता है बाउंड्री पर जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन आपके रिफ्रैक्शन के इवेंट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो रूल हम फॉलो करते हैं, जो लॉ फॉलो करते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ, जो कहता है म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 आपके मीडियम ऑफ इंसिडेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू 2 आपके मीडियम रिफ्रैक्टेड का इंडेक्स है। मीडियम रिफ्रैक्टेड से मतलब जिस मीडियम में आपकी रे जा रही है। आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि आपकी रे आई पर इंसिडेंट हुई, आई पर रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्टेड हम पढ़ चुके हैं। दूसरे मीडियम में जब गई तो उसने नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया? आर। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो यहाँ से हमें रूल मिला म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, यहाँ रिलेटिव का मतलब रेशो लेना है। इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब इसको देखने से हमें मालूम पड़ता है कि म्यू 2 अगर ग्रेटर देन म्यू 1 है, यानी हमारी रे कहाँ जा रही है? रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो आर लेस देन आई होगा, यानी रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो रे विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसके ऊपर एक फेमस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसको कि हम पैरेलल स्लैब कहते हैं, पैरेलल ग्लास स्लैब। पैरेलल ग्लास स्लैब में क्या होता है कि हमारी जो लाइट एंटर करती है वो बाहर तो पैरेलल टू इंसिडेंट रे ही निकलती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। कारण ये है कि पहले आपका रिफ्रैक्शन होता है रेयरर मीडियम टू डेंसर, एयर टू ग्लास, फिर वो ग्लास से एयर में वापस होता है। इस प्रोसेस में आपकी जो रे है वो पैरेलल टू इंसिडेंट रे ही बाहर निकलती है, लेकिन उसके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका फार्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर फॉर ग्लास स्लैब। यहाँ पे टी क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब है आपका, आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जानकारी आपको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लग जाएगी क्योंकि आप स्नेल्स लॉ देख चुके हो। आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? आपकी थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर। कब? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो? 90 डिग्री हो। इसके अलावा नॉर्मल शिफ्ट जो होता है वो कितना होता है? तो नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे होता है T1 माइनस 1 बाई म्यू। ये होता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू अपेरेंट डेप्थ, जो भी हम आगे देखेंगे। तो कोई बात नहीं, आप अपना सारा ध्यान लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे लगाइए, इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। अब रियल और अपेरेंट डेप्थ का जो कंसेप्ट है बहुत ही मज़ेदार है। आप कहानी समझिए, एक मछली एक पक्षी, ठीक है। ये जो बर्ड है ये मछली का शिकार करना चाहती है। अब ये शिकार है मछली और ये शिकारी है बर्ड, ठीक है। तो नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट करके दिया है कि दोनों ही खुश रहेंगे। मतलब जब मछली को बर्ड देखेगा तो बर्ड को मछली क्या नज़र आएगी? जहाँ पर है वहाँ से पास में नज़र आएगी। यानी जब आपका ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में होता है और डेंसर मीडियम में रखी ऑब्जेक्ट देखता है तो डेंसर मीडियम में रखी हुई ऑब्जेक्ट उसको शिफ्ट होके दिखती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी एक्चुअल पोजीशन को डिवाइड करता है। तो अगर आपकी फिश की जो डेप्थ थी वो OA थी, तो एक्चुअल में डेप्थ जो थी और जो दिखेगी उनमें डिफरेंस है। अपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा यहाँ पे? रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू। तो शिकारी को लगेगा कि शिकार जो है वो मेरे पास है। अब शिकार का व्यू जान लेते हैं। शिकार को शिकारी कहाँ नजर आएगा? तो शिकार को शिकारी अपने से दूर नजर आएगा। मतलब ये कि अगर बर्ड देखेगा फिश को तो डेंसर मीडियम में रखी ऑब्जेक्ट पास नजर आएगी, लेकिन वहीं अगर फिश बर्ड को देखेगी तो उससे बर्ड दूर नजर आएगा।
तो जब रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो तो म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जब डेंसर मीडियम में रखा हो तो म्यू से डिवाइड करते हैं। दिस फंडा इज एप्लीकेबल फॉर एयर एंड अनदर डेंसर मीडियम। मतलब जब एक मीडियम रेयरर के नाम पे एयर हो और दूसरा डेंसर के नाम पे कोई भी दूसरा मीडियम हो, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि रेयरर मीडियम के केस में म्यू मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल डेप्थ से, और आपके जो ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में रखा है उसकी डेप्थ के लिए आप म्यू से डिवाइड करोगे। फिर यहाँ वेलोसिटी भी पूछ ली जाती है कि वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, यानी फिश की वेलोसिटी बर्ड के रिलेटिव क्या होगी। तो यहाँ पे बर्ड के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश देखनी है तो डेप्थ में डिवाइड बाय म्यू हुआ था, तो वेलोसिटी में भी डिवाइड बाय म्यू होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हमेशा ऐड होके आती है। भाई फिश जो है वो बर्ड की तरफ चल रही है, बर्ड जो है वो फिश की तरफ चल रहा है, तो वेलोसिटी ऐड होंगे, लेकिन फिश की वेलोसिटी डिवाइड बाय म्यू होगी क्योंकि फिश की डेप्थ भी डिवाइड बाय म्यू होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश बताओ, तो देखो वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, पर बर्ड की वेलोसिटी में क्या मल्टीप्लाई होगा, म्यू, क्योंकि उसकी हाइट में भी म्यू मल्टीप्लाई होता है अपेरेंट की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।